नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप लोगों का जीएस गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः एक बार प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था कोशिका चैप्टर और आज कोशिका चैप्टर का तीसरा दिन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाए और यह भी आशा कर रहा हूं कि आप लोग जो है रिवीजन कर रहे होंगे और सभी चीज़ों का नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब का हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है कोशिकांग। तो सबसे पहले हम लोग कोशिकांग के बारे में जानते हैं कि कोशिकांग होता क्या है। तो आप लोग नाम से भी समझ सकते हैं यहाँ पे कोशिकांग। कोशिकांग देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों कोशिका का अंग, सीधे सीधे समझिए, आप संधि विच्छेद कर दीजिए कोशिकांग का, तो आप देखेंगे हमें मिलता है कोशिका का अंग। तो कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका का जो अंग होता है दोस्तों, उसी को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंग को हम कोशिकांग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से कि कोशिका के अंदर हमें कौन कौन से अंग देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम सभी उन बारी बारी से उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां देखिए, ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर देखने को हमें मिलेगा। तो जैसा कि ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये लाइसोसोम है, ये आपका अंतःप्रद्रवी जलिका हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ आपका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्जी तंत्र है, ये पेरोक्सिसोम है, सेंट्रियोल है। और यहाँ पादप कोशिका में भी हमें अंतःप्रद्रवी जलिका देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हमें कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, पेरोक्सिसोम देखने को मिलेगा, गोल्जी तंत्र देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हरित लवक। ये जो हरित लवक है दोस्तों, ये हरित लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही देखने को मिलेगा, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। चलिए, तो बारी बारी से हम सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कोशिका का। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग बचपन से तो नहीं, लेकिन जब आप लोग कोशिका चैप्टर पढ़ना शुरू किए होंगे तब से आप एक चीज सुन रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इस चीज को समझिए आप पहले। हम देखें कि ऊर्जा का निर्माण कहां होगा दोस्तों? तो ऊर्जा का निर्माण होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं, कोशिकीय श्वसन की जब हम बात करते हैं, तो कोशिकीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है? कोशिकीय श्वसन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। ये सभी पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो कोशिकीय श्वसन के माध्यम से होगा। फिर हम देखते हैं कोशिकीय श्वसन हुआ कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हुआ। फिर आप कहिएगा कि सर वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन में भी हम यही कहेंगे कि वायवीय श्वसन भी ये कहाँ होगा? तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र कोशिकीय श्वसन का जो हम क्रेब्स चक्र देखते हैं, ये भी कहाँ संपन्न होता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया आपको कोशिका का ऊर्जा केंद्र हो गया। आप लोगों को याद रखना है कोशिका का ऊर्जा केंद्र, आपको याद रखना है ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिकीय श्वसन, वायवीय श्वसन, क्रेब्स चक्र, ये सभी कहाँ संपन्न होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होते हैं। इसके अलावा ये सभी पॉइंट आप लोगों को नोट करते जाना है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होगा, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है और राइबोसोम्स क्या करेगा? तो ये प्रोटीन निर्माण करेगा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन संश्लेषण करेगा, ये प्रोटीन संश्लेषण, और इसके पास अपना डीएनए होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि केंद्रक के अलावा और किस भाग में, किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तब हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखें ये देखिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आप देखिएगा कि जो उंगली नुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, उसको क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली का बना होगा, दोहरी झिल्ली होगा, इसमें दोहरी झिल्ली का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली नुमा संरचना जो होती है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करते जाना है। चलिए, और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होगा और अपना राइबोसोम्स होगा। और राइबोसोम्स क्या काम करेगा दोस्तों? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो जैसा कि अभी तुरंत मैंने बताया, अभी जस्ट मैंने बताया, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, जहां पर डीएनए से प्राप्त निर्देशों के आधार पर प्रोटीन का संयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए दोस्तों, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रवी जलिका के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अंतःप्रद्रवी जलिका है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखते हैं दोस्तों कि इसका क्या काम होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कहाँ होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, ये हिस्सा आपका केंद्रक हो गया। ये केंद्रक है, केंद्रक, और केंद्रक से ही लगा हुआ है क्या? केंद्रक से ही लगा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक से ही लगा होता है। तो हम देखेंगे कि केंद्रक में और केंद्रक से बाहर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, मतलब जो कोशिका द्रव्य है, ये हो गया केंद्रक दोस्तों। और केंद्रक से बाहर जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, इनके बीच जो भी आवश्यक पदार्थ हैं उनका परिवहन किसके माध्यम से होगा? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही माध्यम से होगा। जो भी आवश्यक पदार्थ होंगे, प्रोटीन होंगे, उनका परिवहन होगा इसके माध्यम से। तो फिर हम देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, इस तरफ वाले भाग को आप देखिए, इसमें कुछ दाना दाना जैसा आप लोगों को लगा हुआ दिख रहा होगा। और एक ऐसा भाग है जो एकदम प्लेन है, जहां पे कोई दाना दाना हमें नहीं दिख रहा है। तो जहां पर कोई दाना दाना हमें नहीं दिख रहा है उसको हम कहते हैं स्मूथ, ठीक है, क्योंकि ये खुरदुरा नहीं है, यहाँ पे कोई दाना दाना नहीं है, तो ये चिकना हो गया। और चिकना हो गया तो आप इसको कहिएगा स्मूथ।
तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। और ये जो दाना दाना जैसा हम देख रहे हैं ये एक्चुअली में दोस्तों राइबोसोम्स है। ये आप देख रहे होंगे ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स इस पे बिखरे पड़े हुए हैं और इस राइबोसोम की उपस्थिति के कारण दोस्तों ये खुरदुरा हो जाता है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरफ राइबोसोम्स उपस्थित होगा वो खुरदुरा हो जाएगा और खुरदुरा हो जाएगा तो आप कहिएगा कि सर ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जिधर अनुपस्थित होगा वो चिकना होगा और चिकना होगा तब आप कहिएगा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो अब आप देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि राइबोसोम्स क्या करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। राइबोसोम्स को यहां पे आप लिख सकते हैं राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री हम कहते हैं। तो अब देखिए यहां पे जहां जहां राइबोसोम्स होगा वहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अब आप बोलिएगा कि सर इस तरफ तो है ही नहीं राइबोसोम्स, तो इस तरफ क्या होगा। जब इस तरफ राइबोसोम्स नहीं है तो वहां पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है, वहां पे लिपिड का निर्माण होता है, लिपिड का संश्लेषण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिधर राइबोसोम्स है वहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होगा और जिधर नहीं है मतलब स्मूथ वाले के तरफ जो है लिपिड का फॉर्मेशन होगा, लिपिड का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो रफ हो गया यहाँ पे राइबोसोम युक्त प्रोटीन का संश्लेषण और प्रसंस्करण करता है और यहाँ पे स्मूथ वाले में आप देख सकते हैं राइबोसोम्स नहीं होते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते हैं और ये लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, किसका संश्लेषण करेगा दोस्तों, ये लिपिड का संश्लेषण करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप देखिएगा गोल्जी तंत्र। ये गोल्जी तंत्र सबसे पहले आप ये समझिए कि कैमिलो गोल्गी नाम के व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज की गई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी तंत्र। गोल्जी एपैरेटस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो गोल्जी तंत्र है आपको याद रखना है कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोज की गई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी तंत्र। अब हम देखते हैं कि गोल्जी तंत्र जो है वह एक कोशिका का छंटाई और पैकेजिंग संयंत्र है। ये आपको याद रखना है। कोशिका का छंटाई और पैकेजिंग संयंत्र किसे कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, गोल्जी एपरेटस को, या फिर आप इसे गोल्जी तंत्र कहिए। यह आंतरिक अंग से प्रोटीन और लिपिड प्राप्त करता है और संशोधन करता है और उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने का, भेजने का यह काम करता है। तो सबसे मेन लाइन आपका ये पहला वाला हो गया कि कोशिका का छंटाई और पैकेजिंग संयंत्र, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई थी। चलिए आगे हम देखते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम समझिए दोस्तों कि लाइसोसोम में हम देखते हैं एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। जैसे जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे, ठीक है, जो भी टूटे हुए पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कोशिका में, तो उसको उसके पाचन का काम, उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, उसे नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। इसके अंदर जो मौजूद पाचक एंजाइम है वो उसे नष्ट करेगा। ठीक है, किसे नष्ट करेगा, तो अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का काम करेगा। तो अब कभी कभी होता क्या है कि अगर ये लाइसोसोम फट गया, दोस्तों आप समझिए इस चीज को, अगर लाइसोसोम फट गया तो उसके अंदर जो पाचक एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है, वो निकल जाएगा, वो लीक कर जाएगा। उसके बाद वो वही उपस्थित जो अन्य कोशिकांग हैं उसे नष्ट करने का काम शुरू कर देगा, उसी का पाचन शुरू कर देगा, उसी को नष्ट करना शुरू कर देगा। और इसीलिए दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली।
लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि पादपों में कुछ विशिष्ट अंग भी पाए जाते हैं जो जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ पादप में पाए जाएंगे। तो यहां पे देखिए वो क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं लवक, प्लास्टिड लवक। अब आप ये समझिए कि लवक जो है ये करता क्या है। पहली बात तो ये पाया जाएगा सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा। ये क्या करेगा, तो पेड़ पौधों में जो हम रंग देखते हैं, पेड़ पौधों के अलग अलग भागों में जो अलग अलग रंग हैं, ठीक है, तो उसे देने का काम कर रहा है। रंग उसी पे निर्भर कर रहा है, हमारे लवक पे निर्भर कर रहा है। उसके बाद यह भोजन के भंडारण का भी काम करता है। तो आप ऐसे समझिए, देखिए दोस्तों लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर ये 3 प्रकार आप समझ गए तो ये लवक आप समझ जाएंगे। तो प्रकार से हम शुरू करते हैं। लवक जो है, लवक ये 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला हो गया आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक जिसे आप क्रोमोप्लास्ट कहिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा अवर्णी, अवर्णी लवक। और तीसरा हो जाएगा आपका हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक को आप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। अवर्णी को आप ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, दूसरा आपका अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, और फिर आपका हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अब हम समझेंगे, सबसे पहले हम हरित लवक से ही स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लोरोफिल के बारे में जानते होंगे। तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल दोस्तों हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में ही आपको क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरित लवक में ही पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की ही उपस्थिति के कारण जो पत्ते हैं उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का जो हरा भाग है, मुख्यतः जो पत्ते होते हैं, वहां पे हम देखते हैं किसकी उपस्थिति होती है? हरित लवक की उपस्थिति होती है। और हरित लवक की उपस्थिति है अर्थात उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा और उसी कारण उसका रंग कैसा होगा? तो हरा होगा। तो मुख्यतः यह पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है, और भी जो पेड़ पौधों के हरे भाग हैं वहां पे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पेड़ पौधों के द्वारा, पादपों के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें सहायक कौन होता है? ये क्लोरोफिल जो है यही उसमें सहायक होता है, क्योंकि प्रकाश को ट्रैप करने का काम कौन करेगा? ट्रैप करने का काम यही क्लोरोफिल करेगा। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि हरित लवक जो है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक, ये सहयोग कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में। ये सारा पॉइंट आप लोगों को लिखते जाना है दोस्तों। तो ये सहायक है, ये सहायक है किस चीज में दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। प्रकाश संश्लेषण में यह सहायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आगे देखिए, ये जो हमारा वर्णी लवक है, क्रोमोप्लास्ट है, तो वर्ण, ठीक है, और वर्ण मीन्स आपका हो गया रंग हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हरे भागों को छोड़ करके पेड़ पौधों का जो हरा भाग है, क्योंकि वहां पर तो हम देखें हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो हरे भागों को छोड़ करके जो अन्य रंगीन भाग होते हैं पेड़ पौधों के, जैसे फूल हो गए, ठीक है, फल हो गए,
तो इन सब में रंगों का काम कौन करता है? तो वो करता है वर्णी लवक। ठीक है, आपको याद रखना है कि हरे भागों को छोड़ करके जो अन्य रंगीन भाग हैं उसमें रंगों का काम कौन कर रहा है? तो ये वर्णी लवक के ही कारण उसमें रंग मौजूद है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे कि गाजर में, ठीक है, तो गाजर का जो रंग हम देखते हैं दोस्तों वो किसके कारण होगा? तो गाजर का रंग हो जाएगा कैरोटीन के कारण। इसे थोड़ी देर के लिए हम मिटा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए, तो गाजर में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? तो आप कहिएगा कैरोटीन, कैरोटीन हो जाएगा गाजर में। ठीक है, फिर टमाटर में, टमाटर में हो जाएगा दोस्तों आपको लाइकोपीन, लाइकोपीन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें पपीते की, तो पपीता में क्या पाया जाएगा दोस्तों? कैरिकाजेंथीन। ठीक है, ये सब याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है, ये सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न है। तो पपीता में हो जाएगा कैरिकाजेंथीन। कैरिकाजेंथीन के कारण पपीते का रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा चलिए दोस्तों, तो पपीता में आपका हो गया कैरिकाजेंथीन। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्या क्या बोले फिर से एक बार देख लीजिए। गाजर में आपको हो जाएगा कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन और पपीता में हो गया कैरिकाजेंथीन। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम ल्यूकोप्लास्ट देख लेते हैं। तो यहां पे था हमारा अवर्णी लवक था, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए दोस्त, तो आगे समझते हैं हम इसे। अवर्णी लवक। चलिए, तो देखिए दोस्तों, अब आप कहिएगा कि सर हरा रंग तो हो ही गया, हमारा पेड़ पौधों का रंगीन भाग भी हो ही गया, तो फिर ये क्या करता है? तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है अवर्णी, मतलब कि ये रंगहीन भाग है। ठीक है, रंगहीन, ये रंगहीन हो जाएगा। मतलब कि पेड़ पौधों के वह भाग जो रंगहीन होते हैं, जैसे आप एग्जांपल्स देख लीजिए, जड़। ठीक है, ये जड़, तो जड़ में हम क्या देखते हैं दोस्तों? जड़ में हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट की उपस्थिति होती है, अवर्णी लवक की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये रंगहीन होगा और इसका जो प्राइमरी कार्य है, जो प्राथमिक कार्य है, वो है भोजन का संचय। ठीक है, यह संचय का काम करता है। यह भोजन जो है, भोजन के संचय का दोस्तों यह कार्य करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह रंगहीन होता है, मुख्यतः ये जड़ में पाया जा रहा है या फिर जो भी रंगहीन भाग है वहां पाया जा रहा है, और ये मुख्यतः जो है भोजन संग्रह का, भोजन के संचय का यह कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग देखते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या है, यूकैरियोट और इधर है आपका प्रोकैरियोट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। सबसे पहले आप चित्र देखिए और इसी के माध्यम से आपको समझ में आएगा।
तो आप यहां देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो हमारे पास कोशिका है, इस कोशिका में आपको लगभग सभी कोशिकांग जो है देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, इसमें सभी कोशिकांगों की उपस्थिति हमें दिख रही है, जबकि यहां पर आपको सभी कोशिकांग देखने को नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, जो झिल्लीबद्ध, जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है यूकैरियोट में, लेकिन जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं वो हमें प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां आप देखिए, यहां हमें केंद्रक देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो दोस्तों हम देख रहे हैं ये केंद्रक है, और याद कीजिए हम बताए थे कि केंद्रक के अंदर एक गोलाकार जो संरचना होता है, ये आपका पूरा केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर जो गोलाकार संरचना होता है दोस्तों, उसी को हमने नाम दिया था केंद्रिका, न्यूक्लियोलस हमने नाम दिया था। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां आप देखिए दोस्तों कि हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गया, ये सब देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करें, यहां पर देखिए केंद्रक जो आप देख रहे होंगे तो स्पष्ट केंद्रक हमें यहां पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहां पर हमें स्पष्ट केंद्रक नहीं दिख रहा है, क्योंकि झिल्ली युक्त केंद्रक यहां पर है ही नहीं। ठीक है, अनुपस्थित है, तो यहां पर हमें कोई स्पष्ट केंद्रक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए क्षेत्र है, ये हमारा डीएनए क्षेत्र है, और इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में ये जो भाग है, ये पूरा भाग हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर का भाग केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है। लेकिन यहां पर जो डीएनए क्षेत्र हम देख रहे हैं इसे हम न्यूक्लियोलॉइड कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें सच्चा केंद्रक नहीं होता है, वास्तविक केंद्रक की अनुपस्थिति होती है इसमें। किसमें, प्रोकैरियोट में। राइबोसोम्स तो आपको मिलेगा ही दोस्तों, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, तो प्रोटीन का निर्माण तो यही करेगा। इसके बाद देखिए ये जो कवर होता है, कवर तो होगा ही होगा, क्योंकि कवर हमारा क्या है, जो आवरण है वो तो झिल्ली है, तो कोशिका का झिल्ली तो आवरण तो होगा ही, तो यहां पर ये कोशिका झिल्ली हो गया आपका। इसके बाद इसके अंदर जो मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो पाया जाता है वो आपका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कोशिका द्रव्य सबसे पहले हम देखें कि आवरण जो है, आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। इसके अंदर जो हमें देखने को मिला ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो गया, और यहां पर वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, लेकिन इसका डीएनए क्षेत्र यही है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके बाहर हमें एक और एक्स्ट्रा कवर देखने को मिलेगा। और याद कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जब कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक एक्स्ट्रा कवर आकर के लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो याद कीजिए जैसे मैंने बताया था बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस का बना होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। अब प्रोकैरियोट की विशेषता देखिए, यहाँ कोशिका में सच्चा केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोइड में पाया जाता है, झिल्लीबद्ध अंगक इसमें नहीं होते हैं, इसका आकार बहुत छोटा होता है, और यह किसमें पाया जाएगा दोस्तों, तो ये जैसा आपका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में यह पाए जाते हैं। चलिए बाकी ये यूकैरियोटी, तो ये इसमें सुविकसित केंद्रक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सच्चा केंद्रक हमें झिल्ली युक्त केंद्रक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो इस कोशिकाओं में सच्चा केंद्रक होता है, इसमें झिल्लीबद्ध अंगक भी होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ये सब होगा, इसका आकार बड़ा होगा, और जितने भी पौधे हो गए, जानवर, कवक, प्रोटिस्टा, इन सब में किस प्रकार के होते हैं, तो इन सब में यूकैरियोटिक ही होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, ये कोशिका का हमारा लास्ट टॉपिक था।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका अंतर याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको याद रहने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये आज हमारा ये कोशिका का लास्ट टॉपिक था और आशा करते हैं कि ये सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं आए समझ में तो एक बार फिर से आप इसे देखिए, 2x करके देखिए, 3x करके देखिए, आप इसे देखिए और आपको सब कुछ समझ में आएगा। और सारे के सारे पॉइंट्स, ये 3 क्लास जो हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।